आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका की संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अमेरिका की संविधान की विशेषताएं, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम इसकी संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय सरकार का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। ये वेयर की डेफिनेशन है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फॉयडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसे प्रबंधन कर केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इस दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डाइसे ने लिखा है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि संघ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका जो गार्नर ने इसके बारे में क्या लिखा है, डाइसी ने इसके बारे में क्या लिखा है। अब हम देखेंगे अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व। तो पहला है इसमें प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग, देन शक्ति विभाजन, उसके बाद आता है संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय, संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये 7 तत्व हैं जो अमेरिका की व्यवस्था में संघीय तत्व हैं। तो हम इसमें फर्स्ट है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों इस प्रकार के 2 साधनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन में संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। वे शक्तियां जो संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई है और न ही राज्यों को मना की गई हैं, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित होती हैं। अब हम देखेंगे केंद्रीय सरकार की शक्तियां, मतलब अमेरिका में केंद्रीय सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में कांग्रेस अर्थात केंद्रीय सरकार को निम्न विषयों के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं। कर लगाने तथा एकत्रित करने का अधिकार, मतलब टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशों में राज्यों के परस्पर और भारतीय कबीलों से व्यापार का नियमन करना, संयुक्त राज्य अमेरिका की साख पर ऋण लेना, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशियों के द्वारा नागरिकता प्राप्ति और दिवालियपन के संबंध में एक जैसे नियमों का निर्माण करना, नकली मुद्रा बनाने तथा नोट छापने के लिए दंड विधान की व्यवस्था करना, मुद्रा का निर्माण तथा उसका मूल्य निर्धारण करना व माप तोल का स्तर निर्धारित करना, डाक और तार इत्यादि का प्रबंध करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना, जल सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना, स्थलीय तथा जल सेना के नियमन के लिए नियम बनाना,
सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना, डाक और तार इत्यादि का प्रबंधन करना, विज्ञापन तथा उपयोगी कलाओं को उन्नत करना और इस हेतु सीमित समय के लिए लेखकों तथा आविष्कारों को अपनी कृतियों तथा आविष्कारों का एकमात्र अधिकार देना, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों को लागू करने, विद्रोह को दबाने तथा आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए मिलिशिया का संगठन करना, उसके संगठन, सशस्त्रीकरण तथा अनुशासन के लिए नियम बनाना, संघीय जिलों का निर्माण करना और सार्वजनिक हित के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए भूमि को प्राप्त करना। केंद्रीय सरकार ने इस शक्ति के आधार पर कोलंबिया जिले का निर्माण किया और उसे वाशिंगटन नाम देकर अमेरिका की राजधानी बनाया। तो ये सारी शक्तियों की क्रियान्विति के लिए सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करना और संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अथवा उसके किसी विभाग या अधिकारियों को दी हुई शक्तियों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना। ये सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, मतलब इनसे संबंधित सारे कार्य केंद्र करता है। 8वीं उपधारा के अंतिम शब्दों में कांग्रेस को उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, उसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत को जन्म दिया और आज केंद्रीय सरकार को संविधान में वर्णित उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे बैंक व अन्य कॉरपोरेशन स्थापित करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर खर्च करना, सैनिक व अन्य शिक्षणशालाएँ खोलना, विद्युत उत्पादन करना, कृषि का संचालन करना व उसे सहायता देना। अब आता है राज्यों की शक्तियाँ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियाँ जो संविधान द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, राज्यों को प्रदान की दी गई हैं। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ी हैं केंद्र की शक्तियाँ, उनके अतिरिक्त जो भी बचती हैं वो सारी बिना दिए ही राज्य के पास हो जाती हैं। जैसे कि स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्था स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, अनुदान तथा दान देना, सड़कें और यातायात नियमों की स्थापना तथा नियंत्रण, दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण करना, लोगों की संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना, राज्यों के संविधान में संशोधन करना और चुनावों का संचालन करना। तो ये सारी शक्तियाँ राज्य के पास है। इसमें हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि संघीय शक्तियाँ क्या हैं और राज्य की शक्तियाँ क्या हैं। संघीय कार्यों के लिए करारोपण और राज्यों की शक्तियों में आ जाएगा स्थानीय कार्यों के लिए करारोपण। राष्ट्रीय साख पर ऋण प्राप्ति, राज्यों की साख पर ऋण प्राप्ति। वैश्विक और अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, इधर आ जाएगा राज्यों के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार या का नियमन। संघीय शक्ति में आ जाएगा मुद्रा और सिक्के, वहीं राज्यों की शक्ति में आ जाएगा दीवानी और फौजदारी कानून। वैदेशिक संबंध और संधियां, राज्यों की शक्ति में आ जाएगा पुलिस शक्तियां, सेना, नौसेना